नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी आईएएस की तरफ से। देखिए, महाकुंभ एक ऐसा विषय रहा जिसको चाहे भारत की बात करें, विदेशों की हर जगह सुना गया, समझा गया, देखा गया। कुछ लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे आके संगम के दर्शन किए, तो कुछ लोग डिजिटली आके कहीं ना कहीं साक्षी बने इस महाकुंभ के। कुंभ के अपने अलग अलग आयाम हैं, अपने अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अब क्योंकि भारत युवाओं का देश है, तो चलिए जरा समझते हैं कि हमारे जो युवा हैं, खासतौर से ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारे लर्नर्स हैं, प्रयागराज में बहुत बारीकी से, बहुत पास से इन्होंने महाकुंभ को ऑब्जर्व किया है। तो चलिए इनकी नजर से, इनकी निगाहों से देखते हैं महाकुंभ कितना मतलब पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट किया पूरे इंडिया को इन अ होलिस्टिक वे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे जितने लर्नर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ देवांश, दीक्षा, खुशी, अंश, आयुषी, प्रिंस बच्चे हैं सब। अभी सभी जितने भी लर्नर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरुआत करते हैं खुशी के साथ। देखिए खुशी, बेसिकली इसको जोड़ के देखा जाता है कि सनातनी परंपरा है या हिंदुत्व से जोड़ के लोग बातें करते हैं। ऑल दो जो इसका फैब्रिक है वो बहुत अलग है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि कितना रिलीजियस और कितना माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और क्या माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है महाकुंभ का। यस खुशी। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Kumbh holds a very significant place in Hindu tradition, particularly the legend of Samudra Manthan, that is churning of ocean. It has been happened between the Asuras and Devas. War had been broke out between them for the obsession of Amrit. And for the chasing of it, the Amrit has been fell at four places that are Prayagraj, Nasik, Ujjain, and Haridwar. And on the basis of the years or the position of planets, it has been classified into four as Mahakumbh that held after every 144 years, the Purna Kumbh that held after 12 years, the Ardha Kumbh that held after 6 years, and the Magh Mela that held annually. And also, it has been said that taking a dip at Triveni Sangam, it washes away sins and leads to moksha. ओके। देखिए, खुशी ने तो हमें माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ है ना, वो ओवर अ पीरियड इवॉल्व हुआ है। इसलिए किसी भी चीज को अगर अच्छे से जानना तो उसकी हिस्ट्री से जानना जरूरी है। तो चलिए प्रिंस के पास चलते हैं। प्रिंस, क्या ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट है, जनरली जब भी कुंभ की बात होती है तो हम उसको हर्षवर्धन से जोड़ के देखते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से महाकुंभ मेला या कुंभ जो मेला है वो इवॉल्व हुआ, और उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि कौन कौन से ऐसे हिस्ट्री के अनछुए पहलू हैं जो जनरली लोग नहीं जानते हैं और जो कुंभ से जुड़े हुए हैं। यस प्रिंस। अकॉर्डिंग टू द जैसे खुशी ने बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लाइक प्लीज बहुत संक्षेप में, और अब एक जल्दी से सिंपल आप अपने टॉपिक पे आए हैं। एक सिंपल कोट से, लाइक जैसे काशी में एक बाबा एक कोट है जो सिग्निफिकेंस इसको दर्शाता है कि महाकुंभ का। जैसे काशी में बाबा काल भैरव विराजे, अयोध्या में श्री श्री राम, एंड मथुरा में श्री कृष्ण पधारे, एंड संगम में मिल जाए तीनों धाम। इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ द ऑल द देवास एंड गॉड एंड गॉडेस। जैसे खुशी ने बताया अच्छा कि इससे सारे सिंस धुल जाते हैं, वॉश आउट। अकॉर्डिंग टू मी, आप हिस्ट्री दिस पे आ जाओ। माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, हम्म। यस मैम, हिंदू माइथोलॉजी, जैसे हर्षवर्धन एंड अकबर, दे आर प्रमोटेड, they हम्म। promoted very well, and many others leaders according to the kumbh, they are very suggested and promoted like these things. Thank you. ओके। चलिए देवांश के पास चलते हैं। देवांश, अभी अभी के महाकुंभ की बात करें, जो महाकुंभ 2025 है, तो कई जगह पे हमें बहुत अच्छी चीजें भी दिखी, यहाँ पे देश और दुनिया के लोग आके दिखे। यानी कि एक ऐसा प्लेस बना है इलाहाबाद जहाँ पे आप सारे कल्चर का अमलगमेशन देख पा रहे हो। वहीं कई न्यूज हमें स्टैम्पेड को भी देखने को मिली। कहा जा रहा है सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। तो इन कलेक्टिव देवांश, आपको क्या लगता है, बीइंग अ पिलग्रिम, एक जो प्रयागराज के लोग हैं उनका क्या रोल होना चाहिए था, प्लस जो बाहर से लोग आए थे उनका क्या रोल होना चाहिए था, अगर अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बात की जाए महाकुंभ 2025 में। मैम, सबसे पहले तो अगर सोसाइटी के लेवल पे बात की जाए, तो जो लोग पहली चीज, ये कुंभ जो है वो रिलीजियस इवेंट है, और यहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं। हालांकि कुंभ की अगर बात की जाए तो कुंभ जस्ट एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को काफी ज्यादा प्रमोट करता है। हम ओवरऑल एज अ कंट्री एक यूएस की तरह एक फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है।
अगर कुंभ की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन से लोग आते हैं और एक जगह पर रहते हैं, जो कि हमको एक दूसरे से एलिनेटेड नहीं फील करने देता। तो एक ऑथर ने, शांतनु गुप्ता ने इसे नेशनल रिचार्ज पॉलिसी ऑफ इंडिया कहा है। और मुझे लगता है काफी सही बात है कि अगर हम एवरी 6 ईयर्स, या एवरी 4 ईयर्स, और एवरी 6 ईयर्स, एवरी 12 ईयर्स के टाइम पीरियड पे हम अपने लोगों को इस तरीके से मिला सकते हैं और उनको एक दूसरे से एलिनेटेड ना फील कराएं, तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरी चीज, इस कुंभ में स्टैम्पीड जैसे इवेंट्स भी हुए जो कि काफी सैडनिंग था। बट इस पार्ट पे नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट पीपल डू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू डेवलप अ सिविक सेंस। और ऐसी जगह जहां पर कुछ ज्यादा ही क्राउड हो गया है, वहां पर अथॉरिटीज की बातें उस टाइम पे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफी लूप होल्स मुझे देखने को मिले उस दिन। एट द टाइम ऑफ स्टैम्पीड वी वर ऑल्सो आउटसाइड आर home and we saw that there were many loopholes, जिससे संगम की तरफ जाने वाले रास्ते को अगर अथॉरिटी ने बंद कर रखा है तो काफी सारी गलियां खुली हुई हैं, जिससे लोगों को रास्ता मिल रहा था संगम तक जाने का। अगर ये चीजें ना होती, इन चीजों को कवर किया गया होता, तो शायद स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोगों की बात देखें तो हमने ये भी नोटिस करा कि संगम घाट के आसपास लोग सोए हुए थे, जिसकी वजह से वहां पर क्राउड कुछ ज्यादा हो गई। एंड फेक न्यूज जैसे कि अमृत की वर्षा उस समय पर हो रही है वहां पर ओनली संगम रीजन में, ये इन न्यूज की वजह से भी काफी सारा स्टैम्पीड जैसा सिचुएशन और क्राउड वहां पर सोकर उस अमृत का आनंद लेना चाहता था, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। इन फेक न्यूज को भी अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज मुझे ये दिखती है कि सिविक सेंस होना चाहिए लोगों में, और गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए थी अबाउट द 12 किलोमीटर स्ट्रेच दैट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड फॉर द संगम डेप। संगम नोस पे लोग जाना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट ने इस बार काफी ज्यादा अरेंजमेंट की थी, एक 12 किलोमीटर घाट बनाया था, जिससे उस पूरे रीजन में लोग जो है जाकर स्नान कर सकते थे। बट उस बारे में लोगों को अवेयर उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था। और ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फॉल्ट्स थे, और कुछ फॉल्ट्स जो कि लोगों की तरफ से भी थे, सिविक सेंस के बेसिस पे कहा जाए या फिर अथॉरिटीज की बातों को सुनने को लेकर कहा जाए। आपके पास चलते हैं। जनरली जब हम बेसिकली प्रयागराज के महाकुंभ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ड आता है दैट इज द अमलगमेशन कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर दैट इज गंगा एंड यमुना। जहाँ एक और गंगा हिंदू जो मान्यताएं हैं उनको प्रमोट करती हुई दिखती है, तो वहीं यमुना बात करती है मुस्लिम आइडियोलॉजीज को। तो क्या ये जो महाकुंभ का मेला है इसको किस तरीके से माना जाए कि ये गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको बढ़ा रहा है, प्लस ये सोशल हार्मनी को लाने में, सोशल हार्मनी को और बेटर करने में, प्लस जो वन इंडिया की बात होती है, अखंड भारत की बात होती है, उसको बढ़ावा देने में महाकुंभ को आप कहाँ पर देख पाते हैं? थैंक यू मैम। मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमें पता है कि महाकुंभ केवल एक रिलीजियस इवेंट ही नहीं, एक सोशल इवेंट भी है। जहाँ पे हमें वेरियस जैसे कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे ये हम सेलिब्रेट करते हैं महाकुंभ मेला। वहीं पे बहुत सारे रिलीजन्स का कॉन्फ्लुएंस भी हुआ है यहाँ पे। मतलब जैसे कि देवांश ने कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो महाकुंभ एक मतलब सर्व समाज इवेंट हुआ है जहाँ पे सारे कम्युनिटीज, आइदर कोई भी कास्ट हो या कोई भी रिलीजन हो, इसने सबको वेलकम करके एक काइंड ऑफ सोशल कोहेजन मेंटेन किया है लोगों के बीच में, जिसके थ्रू लोग आपस में काफी मतलब कनेक्ट कर पाए, को रिलेट कर पाए, अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स हैं उनको आके यहाँ पोर्ट्रे किया। लाइक डिफरेंट अखाड़ाज ऑल ओवर द इंडिया से आए और उन्होंने अपनी अपनी मतलब बेसिकली नॉट ओनली हिंदू, इट्स अबाउट जैन, बुद्धिज्म और जो भी कम्युनिटीज हैं छोटी छोटी, उन्होंने आके अपने यहाँ अखाड़े लगाए, अपने टेंट्स लगाए, जिससे वो अपनी मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस को उन्होंने बताया, अपने थॉट प्रोसेसेस, थिंकिंग्स को प्रोग्रेस किया। इसके थ्रू एक मतलब एक फीलिंग ऑफ वननेस आया। अखंड भारत इज नॉट ओनली द फीलिंग कि हम केवल हिंदू राष्ट्र बनाए, इट्स अबाउट यूनिटी जो हम कहीं ना कहीं कास्ट। ओके, शायद लाइन डिस्टर्ब हो रही है अंश के साइड से। हम वापस से चलते हैं दीक्षा के पास। दीक्षा, आप बीइंग अ विमेन, आप शायद इसको और अच्छे तरीके से समझें कि एक विमेन की नजरिए से महाकुंभ कितना अलग है, कितना खास है, खास तौर से महाकुंभ 2025 इन द आईज ऑफ विमेन कितना अच्छा है, कितना चैलेंजिंग है, और आने वाले टाइम में और क्या क्या सुधार मतलब डायरेक्शन में होने चाहिए। यस दीक्षा।
ओके, आई थिंक यहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का थैंक यू इशू। मैम। यस यस, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू दीक्षा। ओके, आई वुड लाइक टू मैम ट्रांसफर एज आई दिस वाज सेइंग, वर्ल्ड व्यू बहुत चेंज जाता है। सेम क्वेश्चन टू ऋषिका, प्लीज आंसर ऋषिका दिस क्वेश्चन। आई थिंक दीक्षा थोड़ी देर में आप कनेक्टिविटी में आ जाए ताकि आपसे बात हो सके। ऋषिका प्लीज आप एड्रेस करें इस क्वेश्चन को कि एक विमेन के नजरिए से आपने क्या देखा कुंभ मेला में, और आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या चेंजेस होने चाहिए। मैम पहले तो वुमेन इश्यूज में सबसे प्रायोरिटी में इशू आता है वुमेन सेफ्टी का और सैनिटेशन का। तो वुमेन सेफ्टी के लिए तो काफ़ी सारे इश्यूज थे, लाइक हर पुलिस चेक पोस्ट थे जगह जगह पे। और बट सैनिटेशन के लिए इतना ध्यान नहीं दिया गया था, बिकॉज द चेंजिंग रूम्स जो थे घाट्स के पास, उनमें इतना साफ सफाई नहीं देखी गई थी। यस यस, एनीथिंग एल्स? यस ऋषिका। और मैम मैनेजमेंट भी सही से नहीं हुआ था घाट्स के पास वुमेन्स के लिए। ओके, चलिए मूविंग अहेड टू आयुषी। आयुषी, कहा जा रहा है कि अभी जो महाकुंभ चल रहा है उसने कहीं ना कहीं जो प्रयागराज की ऑक्यूपेंसी थी उसको ब्रीच कर दिया। मतलब जितना हमारी ऑक्यूपेंसी है नहीं, उससे ज्यादा लोग, उससे ज्यादा श्रद्धालु ना केवल आ गए बल्कि आते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ तो हम अभी की बात करें तो वहां पे इन्वायरमेंट या जो प्रयागराज का पर्यावरण, उस पर जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब ये माघ मेला खत्म हो जाएगा तो इसकी वजह से फिर से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है सरकार कितनी तैयार थी, और आने वाले समय में ये एक बड़ा चैलेंज बन रहा है, तो आप इस चैलेंज को कहाँ तक देख पा रही हैं। यस मैम। मैम जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे बर्डन काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने भी इतना एस्टिमेट किया होगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेजर यहाँ पे कछार वाला जो रीजन है, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और लेकिन सरकार ने बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट के लिए पहले से भी की थी, जैसे कि मियावाकी जो टेक्निक थी जो जापान से ली गई थी, वो इसलिए प्रयागराज में स्टार्ट किया गया ताकि यहाँ के फॉरेस्ट कवर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। प्रयागराज के पहले ही 2020-21 से ही इसको प्लान में लाया गया था, और 23-24 में इसको काफी ज्यादा बढ़ाया भी गया, और हमें ये जगह जगह पे देखने को मिला भी। और इस बार का जो महाकुंभ का मेला था वो 25 सेक्टर्स में बटा हुआ था, जो कि एक लार्ज एरिया था सब चीज कंट्रोल करने के लिए और सबको देखने के लिए। तो उसके लिए जो क्लीनलीनेस थी और जो भी सफाई के लिए चीजें की गई थी वो भी काफी लार्ज स्केल पे थी, और उसको मैनेज कर पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 90 to 95% चीजें कवर अप हुई। लेकिन अगर लोग थोड़ा और ज्यादा अवेयर होते, अपनी साइड से थोड़ा ज्यादा करते, तो चीजें और बेहतर हो सकती थी मैनेजमेंट में, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हो या आने वाले टाइम में भी। आई थिंक अभी अगर आप नेटवर्क जोन में हो तो कहा जा रहा है कि जो मेला होता है या कोई भी सार्वजनिक गैदरिंग होती है वो सबके लिए है। और ऐसे में जब यहाँ पे वीआईपीस आ जाते हैं, वीवीआईपीस को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दी दी जाती है, तो यही रिजल्ट करते हैं स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन में, या जो लोग हैं, लोग जो है सफर करते हैं। वीआईपी कल्चर आपकी दृष्टिकोण से कुंभ मेले जैसे क्षेत्रों में होना चाहिए, आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत? और क्या जो वीआईपीज हैं उनको खुद इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो जो वीआईपी जो उनके पास टैग है उसका इस्तेमाल उनको इस तरह के सार्वजनिक गैदरिंग्स में नहीं करना चाहिए? यस दीक्षा। हेलो मैम, एम आई यस, ऑडिबल नाउ? यस नाउ यू आर ऑडिबल। ओके मैम। सो मैम, क्राउड मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा इशू वीआईपी कल्चर का ऑफ कोर्स रहता ही है। उसको मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत चीजें चीजें की थी। जैसे पूरे टेम्परेरी सिटी हम लोगों ने सुना ही है, टेंट सिटी बनाई गई है, 1.5 लाख टेंट्स, और उसमें कई सारे डोम स्ट्रक्चर्स भी हैं। और पूरा पूरा घाट खाली छोड़ा हुआ है वीआईपी के लिए वगैरह। तो मैम वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है लोगों के लिए। जो एरिया एक एक्सटेंड हो जाता है लोगों के बेदिंग प्लेस, वो नहीं हो पाता है। एंड और मैम, वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं आई थिंक गुड भी है, अच्छा भी है, क्योंकि लोग अदरवाइज
सिग्नेचर ऑटोग्राफ्स के लिए और इधर उधर के लिए एक्टर्स के पीछे या जो भी पॉपुलर आती है अगेन उसके आपका पीछे नेटवर्क जाते डिस्टर्ब हैं। कर रहा है। तो वीआईपी कल्चर एक बेटर चीज मुझे लगती है ताकि ओके मैम। ओके, अंश आपके पास चलते हैं कि जो कहीं ना कहीं आप देखिए लगातार कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, क्या महाकुंभ का कॉमर्शलाइजेशन होना उसके स्पिरिचुअल एसेंस को बाधित कर रहा है, रोक रहा है, और आप कॉमर्शलाइजेशन को कहाँ तक सही ठहरा पाएंगे? मैम कमर्शियलाइजेशन मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअल उसकी एंटिटी को कहीं से भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो दोनों एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इवेंट के, आइदर वो रिलीजियस हो या सोशल हो। जैसे कि कुंभ का एक रिलीजियसली एस्पेक्ट ज्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए हमको लगता है कि मतलब दूसरे एस्पेक्ट्स में वो कहीं ना कहीं उसको डाउनग्रेड कर रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। रिलीजियस अगर रिलीजियस इवेंट हो रहा है और साइमल्टेनियसली अगर हम मतलब इकोनॉमी जैसे कुछ शॉप्स एंड ऑल या किसी भी चीज से हम ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कहीं से भी मतलब उसके रिलीजियस एंटिटी को या कहीं से भी उस चीज को हैम्पर करेगा। सो ओके। मैम मैं थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट को हाँ समझाना और थोड़ा डिटेल हाँ फॉर्म में मैं हाँ हाँ, बताना यस चाहता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। According to the Hindu mythology, Saint Rishi Durvasa curse all the god and goddess uh, to forget their power, but the monster are killing or destroying the heaven. Then the god and goddess decided to kill the monster, but they are powerless. Then the god Brahma decided or suggested to the god and goddess to take a drop of the nectar. After that they again receive all the powers. So the god and goddess decided to engage monster because they are powerful on that time. If we got the pot of the nectar, then they decided equally. When during the because of the Samudra Manthan. When the pots of the nectar seem during the Samudra Manthan activity, then a god take it and run away. Run away. During the running, 4 drops of the nectar fall down on 4 places on the earth. Uh, First one is Haridwar, second one is Prayag, and third one is Nasik, and fourth one is Ujjain. Then the monster chasing or searching the god in 12 days in the heaven. On that time, the time period of the heaven is 12 days, but in earth, where the all natural being or human being living, it equals to the 12 years, equally 12 years. So the monster did not get the nectar and did not get the nectar. समरी, आप During जल्दी से this संक्षेप में अपनी बातें करें। during this it classify I think it majorly classified in three types of the kumbh: ardha kumbh, purn kumbh, and maha kumbh. Ardha kumbh celebrated every 6 years in especially in two places, Haridwar and Prayagraj, not whole pilgrimage sites. And purn kumbh celebrated 12 years, every 12 years in whole pilgrimage sites. And about the maha kumbh, it celebrated 144 years after the repeat of 12 पूर्ण कुंभ। ओके, चलिए आयुषी आपसे बात करते हैं। आप डिजिटल जो माध्यम से उनका कितना रोल देखती हैं? महाकुंभ जो इतना मतलब इतने लार्ज स्केल पे फैला, तो इसमें क्या डिजिटलाइजेशन ने भी बड़ा रोल प्ले किया? और डिजिटल इंडिया की इसमें कितनी भागीदारी आप देखती हैं? इसका मतलब आने वाले टाइम में भी डिजिटल इंडिया एक बड़ा टूल बन के भी सामने आ सकता है। यस आयुषी। यस सर। मैम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है लोगों को कनेक्ट करने में, खास करके यूथ को कनेक्ट करने में, जिससे जो भी रूरल बैकग्राउंड से लोग हैं या अर्बन है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को महाकुंभ से कनेक्ट करने में टेक्नोलॉजी का और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इससे जो लोग यहाँ पे 40 करोड़ से ऊपर लोग आ रहे थे, उनके क्राउड मैनेजमेंट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो क्लीनिनेस को लेकर के हो या कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी को लेकर के हो, हर चीज में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और उसको कम समय में और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में वो हेल्पफुल भी रहा है। जैसे कि मैम अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, तो बहुत सारे ऐसे जीआईएस बेस्ड और एआई पावर्ड कैमरास लगाए गए थे। वाटर के नीचे भी आपको ड्रोन्स मिल रहे थे जो कि सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेड थे। और
और टेक्नोलॉजी में मैम बहुत सारी अ, ऐसे जो खोया पाया जो विभाग था उसको भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया और सारे सेक्टर में उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे, कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे, इसके लिए वाईफाई और सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें भी अच्छे तरीके से की गई थी। यूथ अच्छी तरीके से महाकुंभ को समझ पाए और उससे जुड़ पाए, इसके लिए बहुत सारे डिजिटली महाकुंभ को रिप्रेजेंट किया गया था, उसके शो चल रहे थे, ड्रोन शो वगैरह चलाए गए। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें अच्छी तरीके से पॉसिबल हो पाई बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एक नाउ डिजिटल ऐप भी बताइए बताइए अ, प्रिंस। एक एक डिजिटल ऐप भी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे ये पता चलता था कि कौन सी टेम्पल्स कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशंस पे। इससे कैन यू जो प्लीज फॉरेनर नेम। आते थे इससे जो फॉरेनर आते थे उनको कैटेगराइज करने में और वहां तक पहुंचने में बहुत आसानी होती थी। चलिए लास्ट जो कंक्लूडिंग रिमार्क है वो हम देवांश से लेते हैं। देवांश, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एज अ युवा, एज अ यूथ, आप महाकुंभ को कैसे देखते हैं। दूसरा, कंक्लूडिंग रिमार्क में आप ये भी बताइए कि क्या खोया क्या पाया महाकुंभ 2025 से, इलाहाबाद ने महाकुंभ 2025 से क्या खोया क्या पाया एज अ इंडिया ने। And first of all, as a young person, I see this Kumbh as improving social fabric of India. But at the same time, the involvement of youth in this type of religious activity, which at such a large extent is very concerning. क्योंकि अगर हम सनातन की ही बात करें, रिलीजन की अगर हम बात करते हैं, तो चार प्रिंसिपल्स में हम अर्थ सबसे पहले सनातन रखता है, और अपने चार अवस्थाओं में भी अ, अंतिम अवस्था जो कि धर्म से जुड़ी हुई है जिसको रखता है। तो ऐसे में अगर यूथ इस तरीके से रिलीजियस एक्टिविटीज में जुड़ता है तो इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हैम्पर कर सकती हैं ये चीजें। हमने कई इस बार देखा कि यही यूथ सिविक सेंस भी खोने वाला था, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो एल्डर्स हैं, वो इस तरीके से मिसहैप्स नहीं क्रिएट करते हैं, इस तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो। बट यूथ ये सारी चीजें करता है। और रही बात प्रयागराज की, प्रयागराज ने काफी कुछ पाया और काफी कुछ इंडिया ने पाया थ्रू प्रयागराज। हम डे बाय डे ये देखते हैं इंडिया में, जो कि एक कंसर्निंग इशू है रिलीजियस फाइट्स का। अगर स्टैम्पीड के बाद और ऐसी सिचुएशंस में जब पॉपुलेशन काफी ज्यादा राइज हो चुकी थी सिटी की, ऐसे टाइम पर हमारे मुस्लिम ब्रदर्स, द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ प्रयागराज जो आई और सामने आई, उन्होंने अपने मस्जिदों को खोला, अपने रिलीजियस प्लेसेस को खोला और लोगों को फूड एंड वाटर जैसी बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया। ऐसे में हम देखते हैं कि आफ्टर ऑल द रिलीजियस थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री, जो लोग कहते हैं कि इंडिया अपना सोशल फैब्रिक जो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है उसको खो रहा है, ऐसे टाइम पे प्रयागराज में होने वाला ये इवेंट ये दर्शाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि प्रयागराज की इकोनॉमिक लेवल पे बात की जाए तो प्रयागराज ने बहुत कुछ पाया। 80% ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट हैज हैपेंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड इन प्रयागराज इज परमानेंट डेवलपमेंट। और ऐसे में प्रयागराज की जो कैपेसिटी है, हमारी पॉपुलेशन अराउंड 30 to 40 lakhs है, और प्रयागराज की जो कैपेसिटी टू इंक्लूड पीपल इनसाइड द सिटी हैज इंक्रीज्ड लॉट। अगर 50 करोड़ लोग यहाँ पर इस 45 दिन से 2 महीने के टाइम पीरियड के बीच में आते हैं, और प्रयागराज इन इतने चीजों को अगर प्रॉपरली झेल जाता है और इस तरीके से डेवलपमेंट उसके उसमें हुए हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि द सिटी हैज गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस महाकुंभ। जहां तक आपने एक क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, मुझे नहीं लगता मैम कि इकोनॉमिकली कोई भी डाउनफॉल आएगा फॉर द सिटी और फॉर द स्टेट एज वेल, क्योंकि टूरिज्म काफी ज्यादा डेवलप होगा इस प्रयागराज महाकुंभ के बाद। क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा शहर था जो कि रिलीजियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, बट उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रयागराज में नहीं हुआ था। हम लेटे हनुमान जी मंदिर की बात करें या प्राचीन नागवासुकी मंदिर जिसकी बात की जाती है, यहाँ पर कॉरिडोर्स नहीं बने हुए थे। या अक्षयवट धाम की बात करें, उन पे भी कॉरिडोर्स नहीं थे और इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इस कुंभ ने इन लोगों को, ओवरऑल कंट्री को ये बताया कि प्रयागराज रिलीजियसली ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसमें एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रैवल करने की और एक्सप्लोर करने की। इनफैक्ट
हमने इस कुंभ के जरिए ये दर्शाया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, ये सारी चीजें ये सारी जगहें कैसे वेल कनेक्टेड हैं, और आने वाले टूरिस्ट इन सारे लोकेशंस को काफी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता मैम कि इकोनॉमिकली कोई डाउनफॉल आएगा, बल्कि इससे इस कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का टूरिज्म काफी ज्यादा एनहेंस होगा। थैंक यू। चलिए, बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ देवांश अपनी बात कही। आई होप कि जो हमारे बाकी लर्नर्स हैं उनकी भी यही राय होगी कि भारत बहुत कुछ पाया है, इलाहाबाद ने बहुत कुछ पाया है, खासतौर से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। आर्ट एंड कल्चर इंडिया का बहुत रिच है, ये भी आप सब लोगों ने यहाँ पे विटनेस कर लिया। तो ये तो हमारे बच्चों की राय रही, लर्नर्स की राय रही। आपकी क्या राय है आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे जल्द आपसे किसी और नए मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।